हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एएलपी की रिवाइज डेट आ चुकी है। तो वह डेट क्या है बताओ? वह डेट है 13, 16 और 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 13, 16, 17 और 18 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। तो आप लोगों सब लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो देखो, अपने जो चल रही थी आरआरबी एलपी की जो सीरीज चल रही थी मॉक टेस्ट वाली, उसी मॉक टेस्ट की सीरीज में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ एक और मॉक नंबर 6। ठीक है, इसके मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन लोगों ने 5 मॉक नहीं देखे हैं वो 5 मॉक भी देख सकते हो। इसके अलावा इसके पैरेलल एक और सीरीज चल रही है सेक्शन कंट्रोलर की। अगर आप लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो उसके मॉक भी लगा सकते हो। उसमें एक मॉक नंबर 4 था, उसमें मैथ के क्वेश्चन इतने प्यारे थे भाई कि अब तक कभी भी टेक्स्ट बुक ने ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और आप अच्छे क्वेश्चन के शौकीन हो कि मुझे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सेक्शन कंट्रोलर का मॉक नंबर 4 का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो, ये चीज़ें चलती रहेगी। बाकी अगर आपको इस मॉक की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करते हो तो मुझसे पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक भाई है अंकित पुनिया नाम से कुछ, जो भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश में करवाइए। तो भाई आपकी रिक्वेस्ट ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश में करवाने चाहिए, लेकिन जब मैंने ये पोल डाली थी कि इंग्लिश या हिंदी में, तो 92% लोगों का जो सजेशन आया था वो आया था हिंदी का। अब दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर जो एलपी की या रेलवे की जो तैयारी करते हैं वो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर बच्चे होते हैं। इस वजह से ये दिक्कत होती है कि मैं इंग्लिश में नहीं करवा पाता, क्योंकि अगर मैंने इंग्लिश में करवा दिया तो 92% या 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी करके दिखा दूं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार कन्वर्ट करके मैं आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। हाँ, थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में होती है मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलो मॉक नंबर 6 शुरू करते हैं। इसमें दोनों लैंग्वेज में एक साथ पैरेलल नहीं चलता, वरना मैं दोनों लैंग्वेज में ही बता देता आपको। इसमें अगर दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन होता ना तो मुझे कोई इश्यू नहीं था। क्या हो गया भाई? चल रहा, वेट अ सेकंड। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसमें दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है। पहले चलो, रीजनिंग को तो हिंदी इंग्लिश में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलो शुरू करते हैं। 12, देखो पहले ये देखो 12। एक मिनट यार, क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा? वेट एक मिनट भाई, चल रहा है यार। सॉरी फॉर द डिले, मतलब डिस्टर्बेंस। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो एक चीज़ देखो, 12, 15, 18 आना चाहिए। 18, 21 यानी कि +3 हो रहा है। 18 वाला आंसर होगा, 18 वाला आंसर, बस खत्म। मैं अगले को चेक नहीं करूँगा, मुझे एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। 18 दिखा, मेरा आंसर हो गया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका मन है चेक करने का तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक बार इंग्लिश में देख लो आप। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। 80 विद्यार्थियों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को उतनी ही मिठाई मिली जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% थी। विद्यार्थी कितना था? 80। 80 का 1/4 कितना होगा बताओ? 20। यानी कि एक विद्यार्थी को 20 मिठाई मिली। टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? 80। तो टोटल मिठाई कितनी हो गई? 1600। विद्यार्थियों को 1600 मिल गई।
जबकि प्रत्येक शिक्षक यानी टीचर को उसी मिठाई का कितना प्रतिशत मिला, विद्यार्थियों की का 30%। 30% कितना होगा, 80 का 30%, 3/10 यानी कि 24। विद्यार्थी को कितना मिला, 4 शिक्षक है तो 4 टीचर को 24 मिला तो 96 मिलेगा, 96। तो 96 प्लस 1600 कितना हो गया, टोटल मिठाई कितनी हो गई, 1696। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। 4 रोप्स ऑफ लेंथ 102, 119 मीटर और 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, काटना है। ठीक है, अगर समान लंबाई में काटना है तो क्या लेना पड़ेगा, एच शेप लेना पड़ेगा। एच शेप कितना मिलेगा, ये 17x2 लिख सकता हूँ, इसको 17x7 लिख सकता हूँ, इसको 17x9 लिख सकता हूँ। ये देखो 153 को 17x9 लिख सकता हूँ, इसको 17x12 लिख सकता हूँ। एच शेप कितना आ जाएगा मेरा, एच शेप 12 आ जाएगा, ये सॉरी 17 आ जाएगा। प्रत्येक टुकड़ा पर टुकड़ा जितना संभव हो उतना लंबा होना चाहिए। एच शेप ले लिया। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब अधिकतम संख्या मुझे ज्ञात करनी है तो एक काम कर सकते हैं भाई, इससे 17 सेंटीमीटर का कितने टुकड़े काटे, ये 6 होगा ना, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं बताओ। तो 17 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो 6 यहाँ से मिलेगा, 7 यहाँ से मिलेगा, 12 यहाँ से मिलेगा और 9 यहाँ से मिलेगा। टोटल टुकड़े कितने हो गए, 13, 25, 34, 34। डी मेरा आंसर। नेक्स्ट, 40 वर्ष की आयु में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में आश्चर्यजनक वापसी की है। तो ये की है भाई सुनील छेत्री ने। किसने, सुनील छेत्री ने। 4 समूह दिए गए, किसी न किसी रूप से समान है, तो रीजनिंग में तो इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं है। 20 पे होगा, ये 24 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 22 पे होगा, ये 7, ये 11, ये 16, 10, 17, 19, 6, सॉरी 19 नहीं है, 21 आएगा ना, यू 21 पे होता है। और ये कितना, 26, ये 11, 15, 12 और 6, +4 +4 +4 +4, तो ये देखो ये कितना है, +-22, ये कितना है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये उल्टा है, तो उल्टा होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 ये, तो यह अलग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मुंह का पीएच किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू कर देता है। दांत का क्षय कब होता है, जब अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का, तो यानी कि 7 से नीचे आएगा सब कुछ, 7 से नीचे ये सारे क्वेश्चन। तो मेरा जो मुंह का सॉरी दांत का जो क्षय होता है ना, वो 5.5 की से कम, अगर इसका स्तर चला गया ना पीएच का, तो 5.5 तो क्षय होना शुरू हो जाएगा, इनकी वो जर्जर स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे, इनके टूटने लग जाएंगे। N14 एक कम ये कितना, 14, 13, 12, 11, 10, 10 पे जे आता है, जे एल वाला ऑप्शन खत्म। Y एक कम एक कम एक कम, तो यू आएगा, यू ये वाला भी ऑप्शन खत्म। DCBAZ ये रहा खत्म। एक एक का अंतर है, एक एक का डिफरेंस है। 6 वर्ष की आयु से लिखना आरंभ करना वांछनीय है। ठीक है, मैंने मान लिया। ये कथन दे रखा, अपने को मान्यताएं ज्ञात करनी है। मान्यताएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लो, वो भी अजम्पशन लगाने हैं। स्टेटमेंट दे रखा है और अपने को अजम्पशन लगाना है। ठीक है, कुल शारीरिक क्षमता को 6 वर्ष की आयु तक विकसित किया जा सकता है। कुशल शारीरिक, एक बार बताओ, क्या कुशल जो शारीरिक क्षमता होती है 6 वर्ष की आयु तक विकसित होती है? ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। कथन में बोला है कि करना मतलब लिखना आरंभ करना वांछनीय है। ठीक है, मान लिया कि अनिवार्य, मैंने मान लिया इसको, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी 6 वर्ष की आयु तक ही ये वो चीज़ होगी। बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिखना नहीं सीख सकते भाई। इन्होंने 6 वर्ष की आयु से बोला है, यानी कि उन्होंने कुछ ये चीज़ इस कथन में यह छिपी हुई चीज़ क्या है, यही छिपी हुई चीज़ है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे रहते हैं तो वो लिखना नहीं सीख सकते। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तभी तो उन्होंने बोला है 6 वर्ष की आयु से,
इनकी इसके आगे की उम्र में उसको लिखना पढ़ना चाहिए। पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु द्रव्यमान का योग। Thus, sum of the atomic masses of all the atoms in a molecules of the substance is। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है मोलिकुलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट, यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरे प्रतीक और तीसरे अक्षर को श्रृंखला के दाएं छोर से पांचवें, ओके इसको देखो, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को ये। श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरा प्रतीक हैशटैग है, ओके। तीसरे अक्षर ए है, ठीक है। दाएं छोर से तीसरे अक्षर को श्रृंखला के दाएं छोर से पांचवें और छठे पदों के साथ जोड़ा जाता है, तो कौन सा अक्षर प्रतीक बनेगा? तीसरा अक्षर तो मैं क्या मान सकता हूं, तीसरा अक्षर ए रहा होगा। बाएं छोर से दूसरा प्रतीक बोला है ना, दूसरा बाएं छोर से दूसरे प्रतीक, पहला प्रतीक ये हो गया तो दूसरा प्रतीक डॉलर हो जाएगा, डॉलर, इनकी डॉलर वाला ऑप्शन होगा, इनकी ये ऑप्शन खत्म। तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? आर, ए और जी, जी तो डॉलर जी, तो ये आंसर हो गया बी, सॉरी बी नहीं सी। इसमें ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसने क्या बोला है कि देखो आगे के क्वेश्चन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्या मिला? डॉलर और जी मिला, मुझे एक ही ऑप्शन में डॉलर और जी दिख रहा है, मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 7500 रुपये की एक निश्चित राशि का निवेश 4% चक्रवर्ती ब्याज दर से किया, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, तो 3/2 वर्ष बाद व्यक्ति को प्राप्त मिश्रधन कितना है? समझो, एक वर्ष का 1 ईयर का जो चक्रवर्ती ब्याज है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4% है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 6 मंथ का आधा हो जाएगा 2%, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसने बोला हाफ ईयरली, यानी कि 2% के हिसाब से, तो 1.5 साल का पूछा है इसने, 1.5 ईयर का, तो 6 मंथ का, यानी कि 18 मंथ का इसने पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 2% लगेगा। अब समझो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली है कि जब भी अगर 2% या ऐसी कुछ संख्या आ जाए जिनका हमें याद नहीं है, तो उसके लिए CI हमें याद नहीं, तो उसके लिए एक मेथड होता है ट्री मेथड, इससे ज्ञात कर लो। 3 वर्ष मतलब 3 किस्तों, मतलब 3 वर्ष मान लो, या 3-6 महीने की अर्धवार्षिक रूप से किस्तें मान लो, कुछ भी मान लो, तो पहली 6 वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से जो पहले किस्त जाएगी या पहला जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2%। 75 1% होता है, 2% कितना हो जाएगा? 150। फिर इधर भी दूसरे वर्ष भी 150 मिलेगा, और ये 150 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीनों वर्ष 2% मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है। अब मैंने माना चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर तो 2% मिलता है, इनके जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड, इनके 3 जो अर्धवार्षिक मतलब जो ब्याज था, उसमें पहला तो ब्याज मुझे 150 रुपये मिल गया, दूसरे में मूलधन पर तो मुझे 150 मिला ही मिला, लेकिन एक्चुअल में जो पहला जो ब्याज है ना, उस पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवर्ती का मतलब यही, इसका 2% 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे वर्ष पहले और दूसरे दोनों ब्याज पर मिलेगा और मूलधन पर भी मिलेगा। मूलधन पर 150 मिल चुका मुझे, तो इस पर 150 पे कितना? 3 मिल जाएगा, इस 150 पे 3 मिल जाएगा, और इस 3 का 1/2% कितना हो जाएगा बताओ? 0.06, इनकी 0.06। तो टोटल कितना ब्याज मिल गया? 150, 450, 459.06, 0.6 पीछे आएगा, यानी कि अगर 7500 में 459 जोड़ दोगे 795906, ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक निश्चित कूट में मील को ये लिखा जाता है, मील को क्या लिखा जाता है? मील 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, 1 पे और 12 पे, ये 2, ये 13, ये 14 और ये 6। एक चीज समझो,
इसने कैसे किया है, इसको देखो 6 15 15 और ये 4, तो ये 16, 5 7 और ये 16। इसने क्या किया है, देखो इसने ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से 13 14, ये देखो 6 + 7, यहाँ से 15 16, ये 5 6, फिर इसने 1 2 12 13 15 16 4 5। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है, तो ये F6 पे है तो 7 पे कितना आएगा, G आएगा, इनकी सेकंड वाला G आएगा, सेकंड वाला G आएगा, खत्म। यहाँ कौन सा स्टार्टिंग में कौन सा आ रहा है, यहाँ से R, तो S आएगा स्टार्टिंग में, फिर E से शुरू हो रहा है E, F आएगा, तो ये फिर ये B आ जाएगा, बस A से B। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरा B। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या, यानी जो एटॉमिक संख्या है वो 14 है, तो इसके परमाणु एटम में जो कितने क्या उपस्थित होंगे बताओ। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि एक जो परमाणु होता है ना, उसकी परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि एक एटम की जो एटॉमिक नंबर है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, यह बात ध्यान रखना। यानी कि 14 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका 14 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने पहले बताई है कि द्रव्यमान संख्या है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की कुल संख्या के बराबर होती है। क्या, द्रव्यमान संख्या नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमें शरीर में किस रूप में संचित होती है बताओ। ये होती है स्टोरेज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में, बताओ। ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन। इंग्लिश में भी देख लो भाई, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है भाई 200 हर्ट्ज, और वेवलेंथ 2 मीटर दे रखी है। तरंग दे रही है 2 मीटर, तो तरंग की स्पीड ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दे रही है बराबर आवर्ती को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ये होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आ गई, इसने दे रखी है 2 मीटर, तो 2 रख दिया। स्पीड अपने को ज्ञात करनी है। वेव फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200, तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 400 मीटर पर सेकंड, खत्म। वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, स्पीड को चाल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आवर्ती बोलते हैं। अब बहुत लोगों को दिक्कत इसमें भी हो जाने लग जाएगी क्योंकि हिंदी इंग्लिश का चक्कर पड़ता है, तो यार अब ये चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा चलेगी, एडजस्ट करना सीखो। 16 नंबर का क्वेश्चन, 360 टॉफीज है, पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच 2:3:4 में बांटी जाती है। टोटल कितना हो गया भाई, 5 और 9, 360 है, तो 9 बराबर कितना हो गया 360, तो 1 बराबर 40। तो मेरा जो पुष्कल P, कादिर K और रुस्तम R, तो इसमें 80 आ जाएगी, इसमें 120 आ जाएगी और इसमें 160 आ जाएगी, इसी रेशो में। ठीक है, मैंने मान लिया। वितरण के बाद कादिर अपनी 20% टॉफी पुष्कल को दे देता है। 20% कादिर, इसका 20% कितना होगा, 12 24, तो ये 24 किसको दे दिया, पुष्कल को। तो इसका कितना आ गया 102, 102, ठीक है, 104, ठीक है। इसके पास -24 हो जाएगी, तो इसके पास कितने बच गए 96। ओके, अब समझो, रुस्तम अपनी 25% टॉफी पुष्कल को दे देता है। इसकी 25%, रुस्तम 25% कितनी हो जाएगी 1/4, यानी कि 80 40, फिर ये 40 भी दे देता है। इसमें से इसके पास से 40 घट जाएगी, तो इसके पास तो 120 बच जाएगी, लेकिन इसके पास 40 जुड़ के 124 हो जाएगी।
अब ये पूछ रहा है कि पुष्कल, कादिर और रुस्तम के पास टॉपिक का नया अनुपात क्या होगा। बताओ नया अनुपात क्या होगा। क्या मैं इसको किससे काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ। 4 से काटूंगा तो 24 बार, 4 से काटूंगा तो इसको 30 बार, और 4 से काटूंगा तो 31 बार। तो यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया। 31 तो आज ये कटेगा ही नहीं। रुको 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 200 360 वितरण के बाद कादिर अपनी 20% पुष्कल को दे देता है। कादिर तो 20% 24 हो जाएगी तो 104 हो गया। रुस्तम अपनी, तो ये तो 96 हो ही जाएगा। रुस्तम अपनी, ये भी पुष्कल को ही दे रहा है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए ना। पुष्कल ठीक है, ये भी 24%, 25%, 1/4 इनकी 40, तो ये भी 40। अच्छा 144 होगा ना यार, यहाँ मैंने 40 जोड़ा तो यहाँ 144 होगा ना भाई, 144। अब देखो 24 से काट दो, 6 4 और 5, 6 4 5 का रेशो आ जाएगा। देखो ये गलती हो गई थी, देखो मेरे से जोड़ने में ही गलती हो गई थी, तो सॉरी उसके लिए। 3 मिनट खराब हो गए आप लोगों के लिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिन पदार्थों की काय सुस्पष्ट रूप से विवादित नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, बताओ उन्हें क्या कहा जाता है। एक बार इंग्लिश में देख लो, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। प्लांट डेट डू नॉट हैव ए वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है थेलोफाइटा। क्या कहा जाता है, थेलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लो। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना टू एम्पावर सिंगल वुमेन, यानी कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। बताओ, ये था उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का हाल ही में लॉन्च की गई आत्मकथा का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ऑटोबायोग्राफी ऑफ नोबेल पीस ल्यूरिएट कैलाश सत्यार्थी। बताओ, इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। क्या है, दिया सलाई, बहुत फेमस बायोग्राफी है। देखो कैलाश सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी को एक नोबेल पुरस्कार मिला था 2004 में, सॉरी 14 में, 2014 में। ये किसके लिए मिला था, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया सलाई, याद रखना। 364 183, अरे ये तो दिख गया ना। दुगना कितना होता है 183 का, 366 -2। अगर इसमें -2 किया होगा तो किसका दुगना होगा, 232 का दुगना कितना होता है, 464, 464 -2, 462, इनकी 232 मेरा आंसर हो जाएगा, 232। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो। देयर इज ए लेक, इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं हिंदी में पढ़ूंगा अभी। एक टंकी के तल में एक रिसाव है, इस कारण से टंकी को बनने में 8 घंटे लगते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक लीकेज पाइप है जिसके कारण टंकी को बनने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि रिसाव नहीं होता तो टंकी को बनने में 1 घंटा और लगता। यानी कि देयर इज नो रिसाव, मतलब देयर इज नो लीक, तो टंकी को बनने में 1 घंटा कम लगता, समझो। तो रिसाव को, टंकी को पूर्णतः खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि टंकी को बनने में अगर रिसाव होता तो 8 घंटे लगते। माना मैंने क्या माना कि रिसाव के कारण, रिसाव की जो एफिशिएंसी है ना, पहले देखो 8 घंटे लग रहे थे, रिसाव नहीं होता तो 7 घंटे लगते हैं। तो मान ला मैंने एफिशिएंसी 56 हो गई, 56। तो रिसाव के साथ एफिशिएंसी कितनी थी, +7, और विदाउट रिसाव कितनी है, 8।
यानी कि जो ये एक कम हो रहा है ना, एक कम, ये किसकी वजह से हो रहा है बताओ। ये एक का रिसा हो रहा होगा, यानी कि जो लीक पाइप है वो एक की एफिशिएंसी से कम कर रहा होगा। तो जो ये कह रहा है कि लीक जो पाइप है ना वो टंकी को पूर्णतः कितने घंटे में खाली कर देगा, तो ये -1 से कितने घंटे में, 56 को कितने घंटे में खाली कर देगा, 56 घंटे में, यानी कि 56 आवर। देखो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये तो सीधा दिख, कुछ नहीं करना है, इसको इसको खोलो 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 इसको। अगर इसको इधर खोलोगे, इधर समझो, तो क्या बनेगा, इधर भी एक त्रिभुज बनेगा जो इधर जाएगा, एक त्रिभुज ही तो बनेगा भाई। ये त्रिभुज यहाँ बन जाएगा यहाँ, और एक वर्त यहाँ बन जाएगा। देखो सब में ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा नहीं, बाकी सब में सही बन रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। सब में इसमें सीधा था, इधर उल्टा कर दिया गया, ये देखो यहीं उल्टा कर दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें सीधा है, ठीक है। बाकी सब इन दोनों में बाकी सब ठीक है, नीचे नीचे तो ठीक है। अब ऊपर जाओगे तो एक बार बताओ, ये ऐसे था, ये ऐसे नीचे, तो यूं खोलूंगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं ये चिन्ह तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसमें एक का तो जा रहा है, एक का नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा, सी वाला। नेक्स्ट, जीव के किस समूह को शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है। जीव के किस समूह का शरीर गोलाकार अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम कोशिकीय छल्ली से घिरी होती है, जो एक बाह्य त्वचा उपकला द्वारा स्रावित होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लेना भाई। Which group of animal has a body wall composed of the both circular and longitudinal muscle fibers surrounded by moist cellular cuticle that is secreted by an epidermic epithelium? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये जो समूह होता है ना, ये क्या कहलाता है, एनिलिडा। इसका आंसर एनिलिडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 7 है। यदि संख्या को 9 से घटाया जाता है तो अंक उल्टे हो जाते हैं, संख्या है बताओ। सीधा मैं कुछ नहीं सोल्व कराऊंगा, आप जो चाहे कर लेना, बेसिक कर लेना। मैं बेसिक के इस क्वेश्चन में बेसिक के खिलाफ हूँ। अंकों का योग 7 होना चाहिए, 4 और 3 का 7 है, 5 और 2 का 7 है, 7 है, 7 है, ठीक है, सारे ऑप्शनों में 7 है। यदि संख्या को 9 घटाया जाता है तो उल्टे अंक हो जाते हैं। अगर 43 में से मैं 9 घटाऊंगा तो 34 हो जाएगा, उल्टा हो गया, बिल्कुल ये आंसर हो गया। एक तो ये ऑप्शन मिल गया, क्या अदर भी ऑप्शन होगा तो फिर मुझे सोल्व करना पड़ेगा। इसमें से 9 घटाया तो 25 कितना मिलेगा, 43, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ तो 25 होना चाहिए, नहीं होगा। 9 घटाऊंगा तो 61 मिलेगा, तो 61 इसका उल्टा नहीं होगा। 9 घटाऊंगा तो 52 मिलेगा, ये भी उल्टा नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, और एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही सेट करता है वो। जिसमें अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में दिक्कत जिक्के में ही तो आती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव सोल्ट एंड वाटर इज कोल्ड। यार मुझे अभी भी क्या लग रहा है ना कि दिक्कत हिंदी वालों को ज़्यादा आएगी। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उदासीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेरा आंसर क्या होगा, उदासीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, डॉक्टर, जो स्टेथोस्कोप है ना वो डॉक्टर के काम आता है, तो बढ़ई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या यूज लेगा, हथौड़ा, हैमर। सोल्व कर लो भाई इसको। सबसे पहले बार सोल्व होता है, सबको पता है। यहाँ -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 में +6 जोड़ूंगा तो 33 बन जाएगा, कोष्टक में 33 बन जाएगा। यहाँ कोष्टक में 33 बन जाएगा, यहाँ 19/5 ऑफ +37,
ऑफ ये 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना, क्योंकि ऑफ सबसे पहले 16 होगा, तो 5 इंटू 33 कितना 165, तो 19/165 प्लस 37। अब देखो एक चीज़ देखो, आपको मिश्र धन में मिश्र धातु बनानी है, मिश्र धातु क्या मिश्र संख्या बनानी है, मिश्र भिन्न, तो 165 तो नीचे आएगा आएगा। अब मैंने एक चीज़ देखी, सबके जो ऊपर है ना पीछे यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी कि मेरा इसको मल्टीप्लाई ना भी करूँगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये 19 प्लस 37 इंटू 165 होगा 165, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो पीछे 5 आएगा, 5 में 9 जोड़ूंगा तो पीछे 4 आएगा, 4 वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन 4 वाला है, बस खत्म। अब आप चाहे कैलकुलेशन करते रहना, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है भाई। मैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ ना आप लोगों को, यही तो बताने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। ये बोल रहा है कि प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार होता है और 3 समूह का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित 3 समूह कौन से हैं। देखो इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये 147 का एक ऑप्शन तो 147 वाला बनेगा, एक समूह तो 147 वाला बनेगा। उसके बाद आप देखो इसमें विमितीय ऐसा कुछ विमा वाला जो चीज़ें है वो है 2, 5 और 8 में। देखो इसमें विमा है, इसमें विमा है, तो विमीय बोल सकते हैं, तो 2, 5, 8 का बनेगा एक ऑप्शन, 2, 5, 8, 2, 5, 8। एक इसमें ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो 3, 6, 9 वाला बनेगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लस को माइनस से और इंटू को भाग से परिवर्तित किया जाता है। 35 प्लस 28 इंटू 7 माइनस 322 भाग 23, सोल्व कर दो भाई। 35 प्लस 28 7 कितना होता है भाई, 28 पंजो कितना होता है 140, 140 में 56 जोड़ दोगे 196। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल। माइनस 23 से कम 23, 9 2 4 14, ये कितना हो जाएगा 231 में 14 गए तो 217 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 28 मार्च 2017 को मंगलवार था तो 12 फरवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये तो बड़ा सीधा पूछ लिया इसने, पहली बार लीप ईयर नहीं है तो 28 की फरवरी होगी। अगर 28 मार्च को उल्टे चले जाना फटाफट, 28 मार्च को मंगलवार था तो 20 को मंगलवार होगा, 13 को मंगलवार होगा, 7 को मंगलवार होगा, और इधर 0 का मतलब 28 को मंगलवार होगा 28 फरवरी को, तो 21 फरवरी को मंगलवार होगा, 14 फरवरी को मंगलवार होगा। मुझे 12 का पूछा है तो 13 को सोमवार होगा और 12 को कौन सा होगा संडे, इनकी रविवार। 30 में डी आंसर। नेक्स्ट, एक्स की वर्तमान आयु का दुगुना वाई की वर्तमान आयु के तिगुने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु एक्स से दुगनी है और वाई अपनी बहन क्यू से 9 वर्ष छोटी है। यदि पी क्यू से 20 वर्ष बड़ा है तो वाई की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा बेहतरीन सवाल लग रहा है, बड़ा एक नंबर सवाल। मैं चाहूँ तो इसको ऑप्शन से नहीं कर सकता, चाहूँ तो भी। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एज वाले क्वेश्चन ऑप्शन से किया करो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फंस जाए ना तो उस टाइम के लिए छोड़ दिया करो इस क्वेश्चन को। तो भैया फिर ऑप्शन कहाँ यूज करें। मैं कहता हूँ, मैंने हर बार बोला है, ऑप्शन वहाँ यूज करो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेसिक समझ में नहीं आ रहा, आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तब आप ऑप्शन के थ्रू जाओ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब ऑप्शन से जाना है, समझो। अब एक एक चीज़ समझना। मैंने मान ला एक्स की वर्तमान आयु एक्स ही मान ली, वो और वाई की वर्तमान आयु वाई ही मान ली मैंने। ये बोल रहा है कि एक्स की वर्तमान आयु का दुगुना यानी कि 2x, वाई के तिगुने यानी कि 3y से 9 कम है। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ 3y माइनस 2x बराबर 9 लिख सकता हूँ। क्या सही लिख दिया मैंने? बिल्कुल सर सही लिख दिया।
एक समीकरण पहली लाइन से मुझे ये मिल गई, वर्तमान में एक्स के पिता की आयु, सॉरी पी, एक्स के पिता पी की आयु एक्स से दुगनी, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा 2x। क्या ये बात भी समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। वाई अपनी बहन क्यू से 9 वर्ष छोटी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्यू की आयु उसकी बहन वाई से 9 वर्ष बड़ी होगी। भाई अगर वाई अपनी बहन क्यू से 9 वर्ष छोटी है तो क्यू उसकी बहन वाई से बड़ी होगी 9 वर्ष, और पी क्यू से 20 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 20 वर्ष बड़ा है। अब एक बात बताओ, अगर पी क्यू से 9 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष पी क्यू से, तो क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूँ तो पी की एज आएगी इनकी वाई प्लस 29 आ जाएगी, वाई प्लस 29, ठीक है। और p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ, तो यहाँ 2x लिख देता हूँ। तो ये 2x माइनस वाई बराबर 29 हो गया, 29। एक समीकरण ये हो गई। अब इन दोनों को सोल्व कर दो। यहाँ मैं y की जगह माइनस वाई कर देता हूँ, या प्लस 2x बराबर 29, यहाँ रख दिया 1 और 2 से, लिखूंगा नहीं ज़्यादा मैं, -2 से +2, तो ये 2y बराबर कितना हो गया 38। तो कितना आ जाएगा, y बराबर 19 आ जाएगा। और इसने पूछा किसकी वायु, y की वर्तमान आयु पूछी है, तो 19 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 3 मिनट दिया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ही लोग सोल्व कर पाएंगे। सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के, यानी कि पीएम इंटर्नशिप स्कॉलर के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी, यानी कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी। ये योजना कब लॉन्च की गई है? देखो, ये योजना 2024 में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई है भाई फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? निर्मला सीतारमण जी, निर्मला जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया दंडालेख 2024, ठीक है, इसको छोड़ दिया। आलेख का अध्ययन कीजिए कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए इस अवधि के दौरान ध्यान में रखते हुए कितने, ओके। ये बोल रहा है कि 2018 से 2022 तक प्याज के उत्पादन को दर्शाता है, ओके। पूछा क्या है इसने यार, किस प्रश्न का उत्तर दूं? कितने वर्षों में उत्पादन औसत से अधिक है, ओके। इसने पूछा कि जो टोटल एवरेज है ना उससे कितने वर्ष, तो समझो पहले जोड़ो 600, 1400, 1900, 2300 और 3000, यानी कि मोटा मोटा जोड़ने पर मुझे कितना मिल गया, 3000 मिल गया। इसको 76 और 72 को जोड़ूंगा, 108, 108 और 31, 139 और 165, 165 और 85 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, 250 ही हो गया, इनकी टोटल 3250। और टोटल ईयर कितने, 5, तो कितना आ जाएगा भाई 650 भाग देने पर। 650 से कितने वर्षों में ज़्यादा है उत्पादन, इसमें ज़्यादा नहीं है, एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 वर्ष ऐसे 2 जिनमें क्या है 650 औसत से ज़्यादा है। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? मैं आप लोगों को बता दूं, ये वज्जी जनपद से संबंधित है, वज्जी। इनकी बुद्ध और महावीर रिलेटेड विच जनपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, महाजनपद ही बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कैसे संबंधित है। जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ना, ये कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और वैशाली किसकी राजधानी थी उस टाइम? वैशाली वज्जी जनपद की राजधानी थी। वज्जी की राजधानी कौन थी? वज्जी कैपिटल वैशाली। इस वजह से ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी। निम्नलिखित ग्रंथों में किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाता है? मास्टर ग्रंथ किसे बोला जाता है? सबको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ बोला जाता है। मैं तो हर बार जब ग्रंथ का क्वेश्चन आता है आप लोगों को ये बात बताता हूँ। निम्नलिखित में से, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? बताओ। टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, सबको पता है। चलो एक और चीज़ बता दो, टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथ नदी पर। भागीरथ
रिवर पर बना हुआ है। चलो एक और चीज़ बता दूँ, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच शायद, है ना। ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर, सतलज नदी, सतलज रिवर पर। कोयना बांध कहाँ बना हुआ है? ये कोयना बांध कोयना नदी पर, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बाकी पोंग का मुझे पता नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी। दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 8, ये होगा नहीं, 8 ऐसे, ये होगा नहीं। ऊपर ये बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 0 है, इसमें ओ है पहले, तो ये भी गलत हो गया। डी मेरा आंसर हो गया, खत्म। भाई प्रतिबिंब तो ज्ञात करना आता है ना, ऐसा नहीं हो जाए कि प्रतिबिंब भी ज्ञात ना हो। सभी सालसा, जे जे, सालसा क्या है भाई? सालसा, ओके। जेज है, जेज। कोई भी जेज कत्थक नहीं है, कत्थक नहीं है। तो क्या कुछ जेज सालसा है, बिल्कुल है। कोई भी सालसा कत्थक नहीं है, बिल्कुल, ये भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन अनुसरण करते हैं। कोई भी जेज कत्थक नहीं है, कोई भी सालसा कत्थक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ठीक है, दोनों अनुसरण करेंगे, दोनों अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लेना भाई, मैं भूल जाता हूँ, अब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से गिरी होती है तो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? बताओ। बड़ा बेहतरीन सवाल, सवाल नहीं, क्वेश्चन। इसके कोशिका से जल की हानि होती है, इस कोशिका से क्या होती है? जल की हानि होगी, यानी कि वाटर डिक्रीज हो जाएगा। आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की संयोजकता में क्या होता है? बताओ। ये इंग्लिश का आपका क्वेश्चन। समान रहती है। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता हमेशा समान ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ लो आप एक बार। तो ये है अपर्णा सेन। कौन? जो लाइफ टाइम सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, वो किसको दिया गया है? अपर्णा सेन को। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2k क्या ज्ञात कर रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करना है। क्या? मैक्सिमम और मिनिमम। ओके सर। सर मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे ज्ञात करें सर? हमें तो इसका, हमने जो ये चीज़ें पढ़ी है फॉर्मूला वगैरह, इसमें तो ऐसी चीज़ें है ही नहीं सर। तो मैंने कहा बिल्कुल, वहाँ तो आप लोगों के फॉर्मूले पढ़ाए हुए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ। अगर सम हो तो ये रख दो, वो रख दो, तो ये चीज़ें यहाँ काम नहीं करेगी। मैं क्या बोलता हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया, इसको मैं क्या तोड़ दूं? 3 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा तोड़ दूं? बिल्कुल सर, तोड़ सकते हो, प्लस 2। इन किसकी जगह 1 आ जाएगा? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अधिकतम मान ज्ञात करो। ये मुझे सोल्व करने पर ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। देखो साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, जो कि साइन 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि मेरा अधिकतम मान 5 हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम मान हो गया। मिनिमम साइन का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, तो मैं 0 रख दूंगा, तो मिनिमम कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि 3 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो मेरा 2 आंसर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलह ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4 बराबर 91 है, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी माइनस 6 ए बी बराबर 13 है, तो 3 ए बी का मान क्या है? देखो
आप लोगों को पता नहीं मुझे कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन एक फॉर्मूला आता है, अगर नहीं पता हो तो भाई लिख लेना। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखते ही आप लोगों को कि ये चीज़ नहीं दिख गई, 2a का की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 a की पावर 4, क्या ये चीज़ नहीं दिख गई? 3b की पावर b, इसकी पावर 4, ये क्या दिख गया? 2, ये भी यही दिख गया। इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है और ये 9a स्क्वायर होता है, 36a स्क्वायर। बिल्कुल सर, हमें ये सारी चीज़ें दिख गई। हमें ये भी दिख गया, ये देखो ये भी दिख गया, इसका मान 13 दे रखा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, अगर मैं इस वाली संख्या में इसका भाग दे दूंगा तो मुझे किसका मान मिल जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab का मान मिल जाएगा 91 में 13 का भाग देने पर। तो मुझे ये कितना मिल गया? 7 मिल गया। मुझे अब दो इक्वेशनें मिल गई, इसका भी मान मिल गया और इसका भी मान मिल गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, समझना, या माइनस कर दूंगा तो यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझो, मुझे ए बी चाहिए 3ab, तो ए बी मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 6 माइनस 6ab यानी कि 12ab हो जाएगा, 12ab। तो ये कितना हो जाएगा? 13 में से -7 गया तो -6, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ये ए बी का मान कितना आ गया? 1/2। अच्छा, 13 में प्लस 13 है ना, तो ये प्लस होगा, प्लस, तो -1/2 आ गया। तो 3ab का मान कितना हो जाएगा? 3ab बराबर -3/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये रहा। अब देखो, इस इक्वेशन से ही सीधा भी आप कर सकते थे। कैसे? इस इक्वेशन का मतलब, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों का सम करके बटे 2 करना होता है, सम करके। और अगर एक्स वाई निकालना है तो माइनस करके बटे 2 करना होता है। ये बात ध्यान रखना है। देखो, मैं पूरी इक्वेशन लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैंने ये माइनस प्लस लिख दिया। अगर आप लोगों को इक्वेशन लिखना है तो ये वाली इक्वेशन इधर लिख लेना, ये वाली इक्वेशन इधर लिख लेना, फिर यहाँ पे ये लिख लेना प्लस वाले और एक माइनस वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी सारी चीज़। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर नहीं आई है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पर्सनली भी समझा दूंगा। श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते, इसके लिए उत्तरदायित्व घटना कौन सी है? इसके लिए जो घटना है भाई, पढ़ लो। इसके लिए जो घटना है वो है इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस? जिसको हम हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में स्थित है? बताओ। ये कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन, तो ये पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक कौन से समूह का होता है? कौन से ग्रुप का होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। क्या ये बात सबको पता है? पी ब्लॉक ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी महिला और अध्यापक से वेन डायग्राम बनाना है मुझे। देखो, जितने भी, समझना मेरी बात को, जितने भी मैंने ये महिलाएं बना ली, महिलाएं, हो सकता है महिलाओं में से कुछ अध्यापक रहे हो, बिल्कुल टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकता है कि, अब एक बात बताओ, जितने भी अध्यापक हैं, क्या अध्यापक कभी टीचर हो सकते? सॉरी, जो भी टीचर है कभी स्टूडेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। टीचर स्टूडेंट कैसे होंगे? लेकिन महिलाओं में स्टूडेंट तो हो सकते हैं ना, इनकी कुछ महिलाएं स्टूडेंट भी रह सकती है। तो मेरा कौन सा डायग्राम बनेगा? बी वाला। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान को अंकित मूल्य के आधे पर बेचता है। मैंने मान लिया कि MRP, चलो
एमआरपी मान लो कुछ है, एक्स है, ठीक है मान लिया। एमआरपी मान लो मैंने 100 मान ली। एमआरपी मत मानो, एक काम करो, मैंने सीपी मान लिया, सीपी। अब देखो, मैंने कोई भी चीज़ आधे पर बेची तो मुझे 14% की हानि हुई। अगर सीपी मेरा 100 था तो एसपी मेरा 86 हो गया, 14% क्या नहीं होने पर 86। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो। ये जो एसपी है ना, ये अंकित मूल्य के आधा मूल्य है, यानी कि जो एमआरपी है उसका आधा है, कि एमआरपी इसकी दुगनी होगी, एमआरपी 86 की दुगनी रही होगी 172। अब ये बोल रहा है कि यदि इसे एमआरपी पर बेचा जाता, सेल किया जाता तो कितना लाभ होता? 100 रुपये सीपी और एमआरपी 172 है तो 72% का लाभ हो जाता अगर एमआरपी पर बेच देता। तो मेरा डी आंसर। फटाफट 6 का डिफरेंस, 18 का, 36 का, 60 का, 90 का, इनके बीच 12 का डिफरेंस, इनके बीच 18 का, इनके बीच 24 का, इनके बीच 30 का, इनकी 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो इसके बीच भी 6 का डिफरेंस होगा। इनकी 36, अगर इसमें मैं 36 जोड़ दूंगा तो 96, सॉरी 190 में 36 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 126। अब 210 में 126 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 336। 336 मेरा आंसर हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नव्या अपने घर से चलना शुरू करती हैं और कितने 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम किस साइड है? पश्चिम इस साइड है, 27 चलिए ठीक है मैंने मान लिया। वहाँ से दाएं मुड़ते दाएं साइड रहेगा और पी मीटर तक एक निश्चित दूरी तय करती है। मान लिया मैंने कोई पी मीटर है, उस तक निश्चित दूरी तय करती है। अब ये पी का मान पूछेगा, मुझे पता है। फिर वहाँ से दाएं जाती, दाएं मुड़ती हो और 16 मीटर चलती है, 16 मीटर चली, ओके मैंने मान लिया। फिर दाएं मुड़ती और 72 चलती है। अब समझ यहाँ पड़ेगा चक्कर, यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो 72 चलेगी, 72 किधर चलाऊँ? अभी 72 आर पार निकाल दूँ या फिर कैसे निकालूँ? अब ये समस्या हो गई आप लोगों के सामने। तो मैं काम करता हूँ, एक बार के लिए मैं नीचे निकाल देता हूँ, एक बार के लिए। उसके बाद वो बाएं मुड़ती और 11 चलती है, इनकी वापस यहीं आ गई है, इसी लाइन में आ गई, तो मुझे और आसानी मिल गई। अब तो मुझे, यदि नव्या की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, अब ये तो दक्षिण में आ गई, यानी कि ये कम चली होगी भाई। ये यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि 72, यानी कि ज़्यादा चला होगा यहाँ पे, तो 72 प्लस कितना चला होगा? 11, यानी कि 83 चला होगा, 83। समझो, नहीं आया समझ में तो अब फिर दोबारा समझो। देखो इतना टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। मैं 27 पश्चिम में चला, मैं पी मीटर चला इधर, फिर मैं कितना चला? 16 चला। अब मैं यहाँ से 72 चलूँगा, 72, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 72 चलने के बाद में फिर 11 बाएं मुड़ूंगा और फिर भी मैं क्या 11 मीटर उत्तर में रह जाऊँगा, तो 11, यानी कि टोटल 11 प्लस 72 चलाऊँगा इस साइड पी की जगह, तभी मैं यहाँ रह गया, अब वापस यहीं पे। इस वजह से मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 83। अच्छा सवाल था। एच कितने पे आता है? 8 पे, 20 पे, 25 पे, 26 पे, ये 22 पे, ये 11 पे, +1 +2 +3 +1 के का, अरे यार मच्छर खा रहे हैं, तो के का +1 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ टी के बाद +1 करोगे तो यू आएगा, ख़त्म। जी एच आएगा, बी सी नहीं आएगा, बी डी आना चाहिए, गलत। डी आएगा, ई एफ जी आएगा, ए डी आएगा, बिल्कुल ये सही है। बहुत मच्छर खा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2021 से 2024 तक भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यार ये तो नहीं पता यार, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
छोड़ो इसको। त्रिभुज एबीसी में एक, मैंने माना कि एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी इसमें ए कितना है 70 डिग्री है, और बी और सी के समद्विभाजक आंतरिक द्विभाजक कहाँ मिलते हैं भाई, आई पर मिलते हैं। और बी और सी के बाह्य द्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं भाई, ओ पर मिलते हैं या बाह्य द्विभाजक, ठीक है। तो बी आई सी और बी ओ सी का यानी कि इसका और इसका मान ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होगा ना, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर द्विभाजक, इस दोनों की द्विभाजक यहाँ मिले तो 90 प्लस a/2, अगर आंतरिक मिले तो, बाह्य मिले तो 90 माइनस a/2 होता है। तो 90 में से 90 प्लस 70/2 कितना हो जाएगा 35 यानी कि 125। 125 BIC हो गया, BIC। और BOC कितना हो जाएगा 90 माइनस 70/2 यानी कि 35 का 55 यानी कि कितना हो गया 125 और 55 का रेशो। 5 से काटोगे 11 बार, ये 25 बार, 25 11 का रेशो डी। 6 मिनट बाकी है और थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है, यानी कि राकेश की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सपना की एफिशिएंसी 2 है। यदि वे दोनों एक साथ एक किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उन्हें 48 दिन में पूरा करते हैं। 3 की एफिशिएंसी से 48 दिन में कितना प्रोजेक्ट 144। तो सपना द्वारा अकेले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए 2 यानी कि 72 दिन। सपना की एफिशिएंसी 2 है ना 2, तो 72 दिन आ जाएगा भाई 72। नेक्स्ट, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था नाना साहब ने, कानपुर से, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन याद रखना भाई, जब मॉक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पूरी 1857 की क्रांति कवर करूंगा इस क्वेश्चन में। अभी टाइम नहीं है तो फटाफट बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इस घटना के पीछे का क्या कारण है, बताओ। इस घटना के पीछे का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देता है। 56, इसको ऐसा रख, देखो इससे ये संबंधित है, इससे क्या संबंधित होगा, ये जो ये है ना, जो मतलब चतुर्भुज है यानी कि 4 भुजाओं वाला, इसको इधर ले आए तो इसको 5 भुजाओं वाले को नीचे लाएंगे, 5 भुजाओं वाले को नीचे लाएंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। बाकी इन ये ऊपर ले गए तो ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसमें भी ऊपर है। इसको क्या किया है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, देखो 90 डिग्री, तो इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर देंगे भाई, यानी कि इधर ऊपर की साइड ये होगा भरा हुआ, यानी कि जो रंगीन है ऊपर होगा, तो ये गलत हो गया, तो ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक प्लॉट की 2 भुजाएं हैं, मैंने माना कि और इनके बीच का कोण एक पूर्ण समकोण है, अन्य 2 भुजाएं इनकी 4 भुजाएं कुल मिला के, मैंने माना 2 भुजाएं हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक 32 डिग्री है, सॉरी एक 24 है और एक 32 है, ठीक है, मैंने मान लिया। 2 माप दे रखे इसने, ठीक है। 90 डिग्री का कोण भी दे रखा है, पूर्ण समकोण है, ओके। इसके अलावा 2 और भुजाएं मैंने मान ली, ठीक है। दोनों की 25-25 मान है, 25-25 है, ओके। अब इन तीनों कोण समकोण नहीं है, बाकी के तीनों कोण कोई भी समकोण नहीं है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, इसमें आप लोग पहली बात तो 24, 32 और 40 का ट्रिपलेट लगा सकते हो। ट्रिपलेट आता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट 8 गुना, यानी कि इसका अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊंगा 1/2, आधार कितना है 32 और ऊंचाई कितनी है 24, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, 2 से 12 बार गया तो कितना हो जाएगा 384। ये एरिया मुझे मिल गया। ये तो इस वाले हिस्से का मिल गया, अगर मुझे इस वाले हिस्से का भी मिल जाए, इस वाले हिस्से का भी, तो मेरा टोटल एरिया मिल जाएगा मुझे। इस वाले का हिस्से का मैं एरिया कैसे निकालूंगा बताओ। सर हमारे पास ये द्विभाजक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
अगर मैं इसमें यानी कि अगर ये आधा है मतलब बराबर है दो भुजाएं, तो अगर मैं यहाँ से एक लंब डालूंगा लंब, तो वह भी आधे आधे में बांटेगा, 20-20 में बांटेगा इसको। भाई समद्विभाजक तो सामने वाली भुजा को भी आधे आधे में बांटेगा, मतलब बराबर रेशो में बांटेगा। तो ये 20 है, ये 25 है, ये लंब डाला है मैंने यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने 20 है, इधर 90 डिग्री के सामने 25 है, इधर 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 15, ट्रिपलेट लग जाएगा। तो इसका भी एरिया निकाल लो, एक बटा आधार कितना है 40 है, ऊंचाई कितनी है 15 है, तो 2 से 20 बार गया, तो ये इसका 300 आ जाएगा। तो टोटल एरिया 300 प्लस 384, 684। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 2 मिनट लगे हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। एक व्यक्ति अपने भोजन पर 40% शेष का, ओ अब देखो सुनो, मैंने माना कि उसकी मासिक वेतन 100% थी। वो क्या कह रहा है कि 40% तो भोजन पर खर्च कर देता है, 40% भोजन पर। अब शेष कितना बच गया 60 में से वो 60 का 50%, शेष का 50% परिवहन पर, यानी कि 30 परिवहन पर, और शेष कितना बच गया 30 बच गया। इसका 30% कपड़ों पर, इसका 30% कपड़ों पर इसका 30 का 30% 9 हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बच गया, अभी भी 21% बचा हुआ है। भोजन परिवहन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद उसके पास 1260 रुपये बच जाते हैं, यानी कि 21 का मान 1260 बोल दिया इसने। तो मासिक वेतन अगर 21 का मान 1260 है, कितना गुना है 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना होगा, यानी कि 6000 मेरा आंसर हो जाएगा। 100 का मान 6000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो ये क्या है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो ये मेथी होगी, कौन सी मेथी, खुरदरी अंतर्दरी, यानी कि रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म दर्शन में खुरदरी दिखती है। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है, बताओ। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा राइबोसोम, सबको पता है, बच्चे को पता है। एवरग्रीन जिसे क्वेश्चन बोलते हैं, 61वां क्वेश्चन, विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। अभी मैंने बताया, अभी 2-3 मोक पहले ही क्वेश्चन बताया है, कहाँ किया जाएगा बताया था मैंने। अगर भूल गए हो तो 19 सेकंड बाकी है, बता दो फटाफट। ये किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कहाँ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कौन से आकृति सन नहीं थे। अब तो बचा ही नहीं है टाइम, पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी करवा देंगे आप लोगों के लिए। टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, 60 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। परसेंटाइल लगभग 99 आई है, छोड़ो उसको। ये चीज़ें मत देखा करो जब मैं मूंग। आप सिर्फ ये देखो कि आपको सीखने को क्या मिला। पहली बात तो मैं एक सबसे पहले ये 8वां क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये गलत है क्या। दूसरा है तो मान्य होगा, दोनों ही नहीं होंगे क्या, केवल एक अंतर्निहित होगा, ऐसा कैसे। 6 वर्ष की आयु से लिखना आरंभ करना वांछनीय है। कुशल शारीरिक क्षमता को 6 वर्ष की आयु तक भी विकसित किया जा सकता है। ये कैसे सही हो सकता है यार, चूंकि बहुत से अच्छी आदतें 6 वर्ष की आयु तक भी विकसित हो जाती है। 6 वर्ष की आयु से लिखना आरंभ करना बहुत वांछनीय है, अतः पहली मान्यता अंतर्निहित है। ये भाई ये लॉजिक दे रखा है भाई, देख लेना यार। ये देखो वर्बल रीजनिंग ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके लॉजिक अपने बस में नहीं होते, कभी कभी कुछ भी गलत हो जाता है। तो ये इसको छोड़ो। एक और क्वेश्चन था, मैंने एक 54वां या 55वां ऐसे क्वेश्चन था, पहले 51वां देख लेते हैं। 91 का आंसर क्या होगा भाई, पे ए आंसर होगा भाई, इसका ध्यान रखना। इंग्लिश में भी देख लो, 24.4 से
ठीक है। एक 54वां क्वेश्चन तो 1857 की क्रांति वाला, ओके। इसके बारे में मैंने बोला था कि इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 1857 की क्रांति, सबसे पहले एक काम करते हैं, 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी बताओ। मेरठ से शुरू हुई थी, लिखते जाओ। कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। क्यों शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी? क्यों शुरू हुई थी इसका तो एक रीजन है, एनफील्ड राइफल। क्योंकि जो एनफील्ड राइफल थी ना, उसमें कारतूस भरने होते थे, वो मुंह से खोलनी पड़ती थी, और वो किसकी? गाय भैंसों की चर्बी की बनी होती थी, ठीक है। इस वजह से एनफील्ड राइफल का प्रचलन था उस टाइम, ठीक है। ये मैंने ठीक है मान लिया। देखो ये शुरू कब हुई थी? 29 मार्च 1857 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे, मंगल पांडे से किस रेजिमेंट के आदमी थे? जो 34वीं रेजिमेंट के आदमी थे, ठीक है। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के, बैरकपुर, ठीक है भाई, ये बात भी मैंने मान लिया, ओके। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, मंगल पांडे ने क्या किया था? जो मेजर हूरसन थे, उनको हूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, की हत्या। इसी वजह से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। चलो ये बात भी समझ में आ गई। बाकी ये चीज़ें तो हो गई अपनी, कैसे हुई शुरू, किस डेट को, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब आता है किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। सबसे पहले बताता हूँ, बरेली से किसने नेतृत्व किया था बताओ। ये क्या था? खान बहादुर खान ने, ठीक है। उसके अलावा झांसी से किसने किया था? सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसे मणिकर्णिका कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था भाई? मौलवी अहमदुल्ला ने। उसके अलावा दिल्ली से इसका नेतृत्व भी किया गया था। किसने किया था? बख्त खान ने। वैसे इसका एक राजा हुआ यहाँ इस टाइम, कौन था? बहादुर शाह, जो सेकंड था, उसी को इस क्रांति में राजा घोषित किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, बहादुर शाह के, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। ये हो गया। कौन सा बच गया? लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था भाई? बेगम हजरत महल ने। अब कौन सा बच गया? कानपुर बच गया ना अभी तो। कानपुर से किसने किया था भाई? ये तो यही है, नाना साहब ने। और कौन सा बच गया? अभी तो बिहार, ओके, बिहार तो बच ही गया। बिहार, ये किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। और कौन सा बच गया? और तो मेरे हिसाब से कोई नहीं छूटा ना। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। ये क्या था? ये आपका 1857 की इसमें क्रांति। एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी बताओ? फांसी 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। अब तो कुछ नहीं रह गया ना भाई। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, याद होगी। नहीं याद है तो लिख लेना भाई। अब आपके बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं 62 से 75 तक, वो बता देता हूँ। किस आकृति में नहीं थे बताओ? ये किस में दिख रहा है भाई? ऊपर। ये पहली बात तो ऐसे, ये ऐसे लाइन आनी चाहिए, ऐसे लाइन किस में आ रही है? कहीं दिख रही है ऐसी लाइन? एक मिनट रुक जाओ रे यार। ये दिख रही, देखो ये एक ही कार सी वाले में दिख रही है, ओनली सी वाले में। खत्म। नेक्स्ट,
बहुलक बराबर दे रखा है, माध्य बराबर दे रखा है, तो माध्य का पूछा है इसने। भाई क्या होता है, मोड बराबर बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड दे रखा है 24.6 और मीडियन पूछी है इसने 3 मीडियन, और माध्य दे रखा है 2 इंटू 20.1। इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये 40.2 जुड़ जाएगा, 40.2 तो कितना आ जाएगा 64.6, 64.8 हो जाएगा ना। तो 3 मीडियन का मान कितना हो जाएगा, 3 मीडियन 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो भाई, 21 और 1 8 21.6, सही है, सही होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। समझो, v बराबर 8 है, f बराबर 40 है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी f ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1 सॉरी v u प्लस 1/v ये होता है। अब एक बात बताओ, कितनी दूरी, पहली बात तो दूरी माइनस में आएगी इसकी, तो 1/f 40, तो 1/-u आ जाएगा, प्लस 1/8 आ जाएगा। तो इधर आऊँगा तो मैं 1/40 माइनस 1/8 कर दूंगा, तो ये 1/u, इसका 40 कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/10। तो u माइनस से माइनस खत्म, तो u बराबर कितना हो जाएगा भाई 10, u बराबर 10 मेरा आंसर। विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है भाई, अब मीटर में। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है बताओ, बड़ा बेहतरीन सवाल। उसका भार क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। नेक्स्ट, माइनस का अर्थ भाग है, 18 इंटू का मतलब जोड़ है, 36 माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है, और प्लस का मतलब इंटू है, तो ये भाग ये 6 हो जाएगा, 24 माइनस 6 इनके 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, विजय उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीत गया। यदि 58 मत घोषित किए गए अवैध घोषित किए गए तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या। अरे यार, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया भाई, इसने ये 58 मत देखे तो। ओके, अब समझो, गलती मत कर देना समझने में। विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला। मैं क्या मानता हूं, एक सेकंड के लिए मान लो कि इसने अवैध मत दिए ही नहीं, 58 अवैध मत थे ही नहीं। समझो, अगर मैं 100% ही मान लेता, 100% के वैध मत होते, तो इसको विजय उम्मीदवार को 54% मिलता और इसको कितना मिलता 46%, जो हारने वाला, ठीक है, और ये 88 वोटों से जीत जाता। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये 58 के 58 अवैध मत जो मैंने माना 100% के अंदर, अगर ये किसको मिल जाते हैं, समझो किसको मिल जाते बताओ, ये विजय उम्मीदवार को मिल जाते, मान के चलिए आप, है ना। नहीं तो एक काम भी कर सकते हो ना आप, मैं वैद्य मत ही 100 ही मान लेता हूं। मैंने वैद्य मत 100 मान लिए, 58 अवैध तो मैं बाद में जोड़ दूंगा। अगर मैंने 100 वैद्य मत मान लिए तो ये 8% का मान कितना हो जाएगा 88, 88 तो 1% का मान कितना हो जाएगा 11, तो 100% का मान 1100 तो वैद्य मत आ गए। ये क्या कह रहा है, 58 अवैध मत भी थे, तो टोटल
कितने आ गए 1158 खत्म। तो बिल्कुल सीधा सवाल बन गया भाई। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये चीज देखनी थी, समझो कि इन 58 को प्रेजेंट में अवैध मानो ही मतो में मान लो कि सब कुछ जितने भी डाले गए वैद्य मत है, अवैध कुछ डाले ही नहीं गए। अवैध को मैं काम करूंगा, मैं बाद में जोड़ लूंगा। अगर आपने ये चीज सोच ली, आपके दिमाग में ये सोच स्टिक कर गई उस टाइम, तो भाई यकीन मानिए क्वेश्चन 5-10 से 10-15 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि 54 इसको मिला, 46 इसको, 8% का मान 88 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, बताओ। क्या हो रहा है यार, हचकी हिचकी आ रही है। सहसंजक बल कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स। पीजन को यह बोला जाता है। तो पी कितने पे आता है भाई, 16 पे, 9 पे, 7 पे, 5 पे, 15 पे, 14 पे। ये 15 आ गया, ये 11 आ गया, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया। बताओ। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 दिख गया। -1 यानी कि एफ से -1 करोगे तो ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा। फिर +2 सी आएगा। फिर -3 9 आए, 9 पे कौन आएगा, आई। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से चेन्नई के लिए 14:30 बजे निकली, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हैं। ओके, 2:30 बजे निकली और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से चेन्नई के लिए कितने बजे निकली, 4:30 बजे, 90 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। उसी मार्ग पर यात्रा कर रही है। दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगे, समझो मेरी बात को। एक बेहतरीन सवाल जो सिर्फ 35% लोगों ने आंसर दिया है। देखो, बिल्कुल साव घटिया सवाल है भाई, इतना इजी सवाल कि 65% लोग नहीं कर पाए इसको। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर ये 2:30 बजे निकला और ये 4:30 बजे निकला, ये 2 घंटे पहले निकल गया, 2 घंटे पहले, तो ये 2 घंटे में 75 की स्पीड से कितना दूरी तय कर चुका होगा, 150 किलोमीटर ये 4:30 बजे तक चल चुका होगा। अब यहाँ से एक और बस जाती है, एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जो 90 किलोमीटर की गति से चलती है और ये 75 की से चल रही थी। अब दोनों का टाइम सेम हो गया, स्पीड अलग अलग हो गई। ये 150 पहले जा चुकी, समझना। अब ये 90 की जाएगी, 75 की जाएगी, तो अंतर कितने का, 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी। तो ये 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेगी। तो 150 कवर करने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर। बिल्कुल सर, 10 आवर कौन चली है बताओ, ये राजधानी एक्सप्रेस चली है। राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे चली है। तो ये 90 किलोमीटर की स्पीड से, 90 की स्पीड से 10 घंटे चली है, तो 900 किलोमीटर चली है। कितना चली है भाई, 900। बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली से 900 मीटर की दूरी पर ये मिलेगी। कितने की दूरी पर, 200 पर। अगर आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते तो एक काम और कर सकते हो, 2 घंटे ये 14 से, देखो 10 घंटे बाद में चली और 2 घंटे पहले चल चुकी, तो 12 × 75 करोगे तो इससे भी 900 आंसर आएगा। बड़ा बेहतरीन लॉजिकल सवाल है, सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि भैया 2 घंटे में इसने 150 दूरी तय कर दी, ये 2 घंटे बाद चलेगी, तो इसको 150 दूरी कवर भी तो करनी है मिलने के लिए। एक बेईमान दूध विक्रेता 24 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 1/3 भाग पानी मिलाता है। मैंने क्या बोला कि मैं 1 लीटर दूध लाया, कितने का लाया भाई, 24 रुपये का लाया। मैंने क्या किया, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होता है, 24 का 1/3 8 होता है, 8। तो मैंने क्या किया, 32 कर लिया इसको, 32
1 लीटर ही था, इसको समझो 1 लीटर ही था। अरे यार मैं क्या कर दिया, रुक जाओ दोबारा समझो। मैं माना कि 24, इसको आसान कर देता हूँ मैं, और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं 24 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा, मान ला मैंने 1 लीटर 24 रुपये का खरीदा, इसका 1/3 पानी, 1/3 पानी मिला दिया, मैंने मान लिया। इसको आसान कैसे करना है देखो, कुछ लोग गलती देखो, 16% लोगों ने आंसर दिया है, इनकी 84% लोग पागल बन गए, बिल्कुल साव गधे लोग थे। अगर वो लोग इस चीज़ को समझना, मेरी बात को, एक पॉइंट है जो मिस कर जाओगे आप। अगर मैं क्या कहता हूँ कि मैंने 3 लीटर खरीद के लाया, 3 लीटर 24 रुपये लीटर की दर से 3 लीटर खरीद के लाया, तो मैं कितना टोटल 72 रुपये में खरीद के लाया, 72 रुपये में। क्या ये बात समझ में आ गई? माना मैंने 3 लीटर खरीद के लाया, माना मैं क्या कह रहा हूं कि 3 लीटर का 1/3 क्या किया है, यानी कि 1 लीटर मैंने पानी मिला दिया है। अब एक बात बताओ, अब मेरे पास दूध कितना हो गया, 3 + 1 4 लीटर दूध हो गया, 4 लीटर। क्या अब इसमें जो समझने वाली चीज़ थी वो सिर्फ इतनी थी कि भाई पानी की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब जल ही जीवन है, वो बात अलग है, लेकिन पानी का कोई मूल्य नहीं होता। 15 रुपये की बोतल मिलती है, वो बात अलग है रेलवे में। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में 0 रुपये लेना है इसका, तो 4 लीटर अब मुझे 72 रुपये का मिल गया। अब समझो, अब मेरा 72 रुपये लगा, लेकिन मेरे पास अब 3 की जगह 4 लीटर दूध हो गया, क्योंकि मैं दूध पानी, भाई मैं तो दूधी आदमी ठहरा, मैंने तो पानी मिला के 4 लीटर बना लिया। अब 32 रुपये लीटर की दर से बेच दिया, तो 4 लीटर में 32 की से बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 128 में बेचूंगा। मैं खरीद के कितने में लाया था, 72 में, और बेचा कितने में, 28 में। तो कितना ज़्यादा हो गया, 56 ज़्यादा हो गया। 72 से तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 8 से 7 बार काटा, 8 से ये 9 बार काटा, 700/9, 9, एक मिनट 9 8 72, गड़बड़ हो गया क्या, 28 28 56 ही तो होता है, 32 64 128, ठीक तो है। उसका लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत, रुको 1 मिनट रुको भाई, 28 और 28 56, ठीक है, 8 नाम ठीक है, तो ये तो अच्छा सही तो है यार। 9 7 63, फिर 7 फिर 7 फिर 7, 77.777 यानी 77.8, सही तो है। मैं इसको 80 समझ रहा था, 8 बार भाग दे रहा था, ये हो जाती है कभी कभी भारी मिस्टेक। इतना इजी सवाल था भाई, अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली होती, 3 लीटर इसको मान लिया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लंबवर्तुल शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², 16 पाई पाई से पाई कटा जाएगा तो r बराबर 4 मिल जाएगा। वर्ताकार ऊपरी पृष्ठ का व्यास कितना है, ऊपरी पृष्ठ का व्यास अगर d बराबर अगर 4 है तो r बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती। सिर्फ 6% लोगों ने आंसर दिया है, पता नहीं क्या लोग कर रहे थे। छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अरे इस वजह से दिया है लोगों ने, समझ में आ गया, क्योंकि लोगों को छिन्नक के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा, और बहुत इजी फॉर्मूला होता है। इसने तिर्यक ऊंचाई और दे रखी है, तो कुछ ज्ञात करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr+r×l, खत्म। क्या था मेरे भाई, 4+2 × l कितना है, 6, तो 6 × 6 36 पाई, बिल्कुल इजी। और सिर्फ 6% लोगों ने आंसर दिया है, आई कांट बिलीव। सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल कथन दिया है, कार्रवाई क्या की जा सकती है बताओ। सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल।
अगर कार्यक्रम शुरू करेगी जागरूकता, जैसे हेलमेट लगाओ, ये सारी चीज़ें, तो अगर सख्ती से पालन होगा तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ घटनाएं कम होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। ये कोई विकल्प नहीं है इसका कि आप सीमित कर दो सीमा कि भैया एक ही खरीदेगा, दो ही खरीदेगा। इसका दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 48% लोगों ने आंसर दे रखा है। आई कांड मैं क्या करूं। ए बी सी, देखो ए बी का रेशो कितना है, 5:7, और सी, इन सब का रेशो बराबर है। यानी कि ए बराबर 5 है, बी बराबर 7 है, सी बराबर 5 है, डी बराबर 7 है, ई बराबर 5 है, एफ बराबर 7 है। 3 इंटू ए कितना है, 5, प्लस 5 इंटू सी 5, ई का मान भी यही होता है 11/5। इनका रेशो 3/7 प्लस 5/7 प्लस 11/7। एक बात बताओ, अगर मैं गधा ना बनूं तो मैं क्या 5 कॉमन नहीं ले लूँ इन सबसे। 5 कॉमन ले लूँगा तो 3 बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा, प्लस 11 बच जाएगा। रेशो यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लूँगा तो 3 प्लस 5 प्लस 11 बच जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5:7। कैलकुलेशन क्यों करूँगा मेरे भाई, बिल्कुल या तो कैलकुलेशन कर लो या दिमाग लगा लो। तो इसी के साथ आपके 75 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को समझने में या किसी भी स्टेप को कि भैया ये स्टेप समझ में नहीं आएगा, सर ये स्टेप समझ में नहीं आई, तो भाई आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कमेंट में ही समझा दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।